हेलो एवरीवन गाइस, आई एम तथागत पांचा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल बायोलॉजी विद ब्रदर। तो आज हम लोग यार फिर से शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ आवर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो आप लोगों को पता है कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है। इससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो इस चैप्टर में हम लोग अच्छे से चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद PYQ तो हम लोग एज़ यूजुअल करेंगे ही करेंगे। और इस चैप्टर में क्या है कि पहले आपको बेसिक लोकोमोशन मूवमेंट कैसे ये सब चीज़ें होते हैं ये आपको समझाया जाएगा। फिर एंड में आपको जो ह्यूमन स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे दिया जाएगा। और वो ह्यूमन स्केलेटन वाला पार्ट जनरली जो होता है स्टूडेंट के लिए कभी कभार वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। हमारे लिए कोई स्केलेटन तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, और अपने शरीर में हम सारे जो ऐसे बोन्स है उसको फील नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि उसको एनिमेशन के थ्रू आपको विजुअलाइज करा पाऊँ। तो फिलहाल हम लोग शुरू करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ खास किया है कि मेरा खुद का एनसीईआरटी, मैंने जो एनसीईआरटी से अपने प्रिपरेशन किया है वही एनसीईआरटी का स्कैन, वही एनसीईआरटी को स्कैन करके आपके पास लाया हूँ। इससे क्या होगा कि मैंने जो जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे मार्क किया है वो ऑलरेडी यहाँ पे मार्क दिख रहा है, तो इससे टाइम सेव भी हो जाएगा। आप अगर चाहो तो मैं तो ये रिकमेंड ही करूँगा आप लोगों को कि अपना एनसीईआरटी खुद लेके बैठो और उसमें मेरे साथ ये मार्क करते हुए चलो और समझते हुए भी चलो। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो देखो, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। तो देखो, मूवमेंट मतलब क्या है कि आप एक जगह पे बैठे हो, जैसे मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं एक ही जगह पे बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से कहीं मूव नहीं कर रहा हूँ। मूव नहीं कर रहा हूँ मतलब क्या, मैं मेरा जो आप कहते हो ना डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट, तो मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या, इसका मतलब मेरा लोकोमोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली लोकोमोशन है। लोकोमोशन के थ्रू ही वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन मूवमेंट मतलब क्या, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे बैठ के आपको कुछ समझा रहा हूँ, इसमें मैं अपने मतलब हैंड मूवमेंट्स कुछ हो रहे हैं, मेरा फेस में कुछ मूवमेंट्स हो रहा है। तो ये जो डिफरेंट, जो एक ही जगह पे बैठ के जो डिफरेंट मूवमेंट हो रहा है, तो इसी को आप मूवमेंट कहते हो। या फिर एक जगह पे बैठ के, मतलब बिना अपना स्थान चेंज किए अगर आप किसी भी चीज़ को मूव कर पा रहे हो तो उसी को आप मूवमेंट कहते हो। ठीक है, और लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन मतलब आप एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हो। एकदम सिंपली अगर आप समझना चाहोगे लोकोमोशन को, तो ये बेसिकली है कि आप एक जगह से दूसरे जगह को जा रहे हो। मतलब जो आप डिस्प्लेसमेंट जिस चीज़ को कहते हो। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये जो लोकोमोशन है, ये आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एकदम ऐसे एक ही जगह पे स्टिल बैठे हुए हो, बैठ के ही आप चले गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा है, आप जब लोकोमोशन हो रहा है, मतलब आप लोकोमोट कर रहे हो, तो आप साइमल्टेनियसली मूवमेंट भी कर रहे हो। यानी एवरी लोकोमोशन इज़ अ टाइप ऑफ मूवमेंट ऑल्सो, बट नॉट ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन। क्योंकि जो लोकोमोशन है वो तो मूवमेंट हो रहा है, उसमें मूवमेंट आप कर रहे हो तो वो मूवमेंट भी हो रहा है। लेकिन मूवमेंट मतलब आप एक जगह पे बैठ के भी कर सकते हो, तो उसमें आपका लोकोमोशन मैंडेटरी नहीं है। हाँ, हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिकली एक लोकोमोशन और मूवमेंट का जो बेसिक ओवरव्यू है वो आपको दे दिया। अब ये लोकोमोशन और मूवमेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम एनसीईआरटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या है कि मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। तो हमें पता है कि लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग अगर वो है तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट एटलीस्ट मूव करता ही होगा। चाहे वो एक छोटा बैक्टीरिया ही ले लो, तो उसमें फ्लैजेला है तो उसमें फ्लैजेलर मूवमेंट हो सकता है। चाहे आप एक एमीबा ही ले लो, तो एमीबा में आपका जो प्रोटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग होता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म जिसे आप कहते हो, तो वो देखा जाएगा। मतलब आप छोटे से छोटे एनिमल से लेके बड़े से बड़े एनिमल, एकदम एडवांस्ड एनिमल तक ले लो, तो सब में ही मूवमेंट लोकोमोशन ये सब होता ही रहता है। ठीक है, और इसमें मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट फीचर है। एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। तो एनिमल्स और प्लांट, हाँ ये चीज़ एक और आप ध्यान रखना कि प्लांट जो है, प्लांट में जैसे प्लांट का जो डिफरेंट जो उनका मूवमेंट होता है, तो उसमें प्लांट में लोकोमोशन तो पॉसिबल नहीं है। ये आपको पता है कि प्लांट एक जगह पे रहता है, वहाँ पे एक जगह से दूसरा जगह मूव नहीं कर सकता। लेकिन प्लांट में मूवमेंट
स्टिल पॉसिबल है। ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ऑलरेडी स्टार मार्क किया हुआ है कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या है कि वहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म आप लोगों को पता है कि आपका जो सेल है, उस किसी भी सेल, अगर प्लांट सेल अगर हम कहें तो उसका सेल वॉल के बगैर, मतलब उसका सेल मेम्ब्रेन और पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा मिला के आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो। अब उस प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियाई है, बहुत सारे जो ऑर्गेनेली है, वो उस प्रोटोप्लाज्म में ही, उसके अंदर ही मूव कर सकता है। तो इसी को आप बेसिकली सिंपल शब्द में प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग या फिर स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहते हो। तो ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा में देखा जा सकता है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा जब आप जो एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे। तो एनिमल किंगडम चैप्टर में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे सीलियर मूवमेंट हो सकता है, कहाँ पे फ्लैजेलर मूवमेंट हो सकता है। यहाँ तक कि आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उसमें भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म में कहाँ पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं वो पता चल जाएगा। यहाँ तक कि इस चैप्टर में भी थोड़ा लेटर ऑन हमें पता चलेगा। ठीक है। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉ, आईलिड, टंग। तो ये एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपना जो टंग है, आप ये जो बात कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या, आप टंग को मूव कर पा रहे हो। इस टंग को मूव कर पा रहे हो, इसीलिए आप बात कर पा रहे हो। और वैसे भी आपका जो आई लिड है वो तो हमेशा ही ऐसे फ्लैश की तरह से नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये आई लिड जो है ये हमेशा मूवमेंट कर रहा है। जब तक आप मतलब नींद में नहीं हो तब तक ये हमेशा ही मूव करता रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लोकोमोशन का डेफिनेशन बोल रहा है कि सम ऑफ द मूवमेंट्स। तो ये ध्यान रखना कि ये काइंड ऑफ मूवमेंट्स ही है। लोकोमोशन इज ऑलरेडी ए काइंड ऑफ मूवमेंट, इट इज़ नथिंग डिफरेंट। तो सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, सच वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। तो पहली बात तो है कि ये काइंड ऑफ मूवमेंट है, दूसरी बात ये वॉलंटरी है, और इसमें क्या होता है, इसमें चेंज इन प्लेस और चेंज इन लोकेशन होता है। Like walking, running, climbing, flying, swimming are all form of locomotory movement. Locomotory structure need not to be different from those other types of movement. For example, in paramecium, cilia helps in the movement of the food through cytopharynx and in locomotion as well. तो एक बहुत ही ज़्यादा important चीज़ कि आपका ये जो लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर हेल्प करेगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप सिंपली लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कहेंगे। अब ये जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये उनके मूवमेंट में हेल्प नहीं कर सकता। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली उनको मूवमेंट में भी हेल्प कर सकता है और उनको लोकोमोशन में भी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि पैरामीशियम का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे एनसीईआरटी आपको देने की कोशिश कर रहा है कि पैरामीशियम में क्या है, सीलिया। आप लोगों को पता है पैरामीशियम में सीलिया होता है। तो ये जो सीलिया है, ये सीलिया क्या करता है, वहाँ वो पैरामीशियम जो खाना खाता है वो फूड को अपने जो साइटोफेरिंग्स, यानी उसके जो आप सिंपली फेरिंग्स समझ सकते हो, तो उसके जो फेरिंग्स है उसमें पास ऑन करने के लिए भी हेल्प करता है, यानी उसमें वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। इसके साथ साथ वो उसको ट्रांसलोकेशन, यानी उसका जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटेकल्स। आपको पता है हाइड्रा का अगर स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा है, ये तो नीडेरिया में आता है हाइड्रा, आप लोगों को पता होगा। तो उसका जो टेंटेकल्स जो है वो प्रे को कैप्चर करता है, मतलब क्या, वो उसको मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, फिर उसको लोकोमोशन में भी हेल्प कर सकता है वो टेंटेकल्स। ठीक है। वी यूज़ लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर, लोकोमोशन एज वेल। तो हमारे लिए भी एकदम बिल्कुल सिमिलर है कि हम अपने जो हैंड्स है, अपने जो लेग्स है, इसको हम अपने बॉडी मूवमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ लोकोमोशन के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अच्छा, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, मैंने आपको लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में ही ये लाइन एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी with their habitat, demand of the situation. However, locomotion is generally for search of food, shelter, mate, suitable breeding ground, favorable climatic condition, etc. तो ये चीज़ आप एक बार आप ये समझ जाओगे तो इसमें आपको ज़्यादा, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई मार्क नहीं किया। ये आप लोगों को पता होता है कि जो लोकोमोशन होता है वो एनिमल लोकोमोशन क्यों करना चाहता है। आप किसी एक जगह से दूसरे जगह क्यों भागना चाहोगे या फिर क्यों जाना चाहोगे।
आपको हो सकता है कि आपको दिख रहा है कि उस जगह पे आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है, आपको ज़्यादा फूड मिल रहा होगा, आपको बेहतर शेल्टर मिल रहा होगा, आपको सुइटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड मिल रहा होगा, आपको ओवरऑल फेवरेबल एक क्लाइमेटिक कंडीशन मिल रहा होगा। तो ये सारे जो फेवरेबल चीज़ें हैं उसी के लिए कोई एक एनिमल एक जगह से दूसरे जगह पे भागना चाहेगा। जैसे अगर आप अभी सोचो कि अगर आप अभी एक जगह पे हो, आप चाहते हो कि आप अपना जो खुद का फिनेंशियल कंडीशन है, अपने अपने घर का, अपने मम्मी पापा का जो फिनेंशियल कंडीशन है उसको डेवलप करना चाहते हो। अब आप डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और उसको मेहनत करने के लिए आप ऐसा सोच रहे हो कि आप चलो आप नीट दोगे, नीट दो के डॉक्टर बनोगे, बन के आपका जो पूरा जो फैमिली का इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसको आप बेहतर करना चाहते हो। तो अब आपको अगर नीट देना है तो नीट देने के लिए आपको सुइटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, जो हो सकता है कि आपको आपका जो पुराना जो हैबिटेट है, यानी आपका जो घर है वहाँ पे आपको ना मिल रहा हो। तो आप क्या, आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, आप किसी कोचिंग के वहाँ पे पीजी या फिर उनके मेस में रह रहे हो, वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है। मतलब क्या, आप अपने कुछ फ़ायदे के लिए ही एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एक ओवरव्यू था। ये वाला जो पार्ट है बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से कोई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ पे एक आपको ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाता है चैप्टर का। चलो अब हम इम्पॉर्टेंट जगह पे आ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जो मूवमेंट्स होते हैं, हम पहले मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हमें मूवमेंट के बारे में आइडिया लेना पड़ेगा। तो ये जो मूवमेंट्स है ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि आपका एमीबॉयड हो सकता है, मतलब उसमें जो एमीबा का जो आपका सिंपली मूवमेंट होता है उसी तरह का जो मूवमेंट होता है उसको आप एमीबॉयड मूवमेंट कहते हो। यानी एमीबा का मूवमेंट कैसे होता है, आपको पता होगा कि एमीबा का जो स्यूडोपोडिया होता है उसमें स्यूडोपोडिया आते हैं और ऐसे ऐसे करके वो मूव करता हुआ चला जाता है। मतलब उसमें स्यूडोपोडिया ग्रो होता है और स्यूडोपोडिया ग्रो होने के कारण वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकता है। तो ऐसे एमीबॉयड मूवमेंट हो सकता है। सीलियारी मूवमेंट आपको पता होता है कि आपका एक सिलिया जो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो उसी के थ्रू आपका सिलियरी मूवमेंट हो सकता है। और मास्कुलर मूवमेंट तो आपको पता ही होगा, हम ह्यूमन बीइंग में ही मस्कुलर मूवमेंट आता है। हमारे बॉडी में बहुत तरीके के जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हो सकते हैं, स्मूथ मसल्स हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे क्योंकि मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम स्केलेटल मसल के बारे में ही सोचेंगे। तो इन स्केलेटल मसल के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके रखा है और अंडरलाइन भी करके रखा है। ये आपको भी अंडरलाइन करना चाहिए कि यहाँ पे ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमने यहाँ पे अभी जाना कि एमीबॉयड हो सकता है, सिलियरी हो सकते हैं, मास्कुलर हो सकते हैं, इन सारे मूवमेंट्स कहाँ कहाँ देखे जाते हैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल के थ्रू ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। अब आपको भी पता होगा ये हमारे बॉडी में जो WBCs जो होते हैं, WBCs में बहुत सारे आपको पता होगा कि वो फैगोसाइटिक होते हैं। वो लोग जो फॉरेन पार्टिकल जो आते हैं उनको फैगोसाइट करके उनको खा जाते हैं या फिर उनको निकल जाते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें ये एमीबॉयड मूवमेंट ही देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेज। आपको अब नाम तो सुनना ही होगा मैक्रोफेज, ये काइंड ऑफ फैगोसाइटिक सेल है। ल्यूकोसाइट, ये भी आपको पता है WBCs में। तो ल्यूकोसाइट्स ऑफ ब्लड एग्जिबिट एमीबॉयड मूवमेंट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एमीबॉयड मूवमेंट करते हैं और एमीबॉयड मूवमेंट के थ्रू ये अपने जो फॉरेन पार्टिकल है उसको घेरे लेते हैं और उसको अल्टीमेटली एनगल्फ या फिर उसको निकाल जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, इट इज़ एफेक्टेड बाई स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाई द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपसे पहले ही वहाँ पे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो चीज़ क्या है वो आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब वो वहाँ पे क्या होगा कि आप एक सेल को ऐसे राउंड शेप्ड आप मान सकते हो, यानी स्फेरिकल शेप्ड। आप अगर 2D में देख रहे हो तो उसको आप राउंड मान सकते हो। वो क्या करेगा कि उस राउंड शेप से उसके जो डिफरेंट ऑर्गेनेली है वो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा वो जो कह सकते हैं ना, उसमें थोड़ा आउटर ग्रोथ दिख रहा है। तो वो ग्रोथ नहीं है, वो अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वही उस तरफ ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके क्या किया उसने, एक जो सेमी लूनर जो आप समझ सकते हैं, ऐसा सेमी लूनर टाइप का एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो सेमी लूनर टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाने के बाद वहाँ पे एक सेमी लूनर स्ट्रक्चर होने के कारण वहाँ पे एक बीच में गैप तैयार होता है और उस गैप में वो कोई फॉरेन पार्टिकल को रख के उसका जो बाकी का जो टर्मिनल एंड है उसको अगर अपने बीच में वही प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू अगर जोड़ ले तो अल्टीमेटली ऐसे पूरा एनगल्फ कर गया। तो ऐसे आपका
ये स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस लाइक जो स्पेशलाइज्ड सेल है जो फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं, यानी हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन में ही अल्टीमेटली हेल्प करते हैं, वो फंक्शन करते हैं। अच्छा, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एमीबॉइड मूवमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि एमीबा में सिर्फ ये स्यूडोपोडियल मूवमेंट यानी स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, इसके साथ साथ उसमें माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स बहुत तरीके के जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट, आप लोगों को सेल चैप्टर में आप लोगों को पता चल चुका होगा कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट कैसे होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स हो सकते हैं, आपका डिफरेंट एक्टिन वगैरह जो मायोफिलामेंट्स हो सकते हैं, वैसे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो ये जो साइटोस्केलेटल जो एलिमेंट्स है माइक्रोफिलामेंट्स, तो वो भी आपका जो एमीबॉइड मूवमेंट है उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सीलियरी मूवमेंट। आप लोगों को पता होगा सीलियरी मूवमेंट, यहाँ पे आप अगर जो टिश्यू जो चैप्टर है, टिश्यू चैप्टर जो जहाँ पे बहुत सारे जो एपिथेलियल टिश्यू, बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है ह्यूमन के बारे में, वो अगर आपने पढ़े हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे कि सीलिएटेड एपिथेलियम हमें मिलते हैं। वहाँ पे सीलिएटेड मिलता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीलिया हेल्प करता है, वहाँ पे हेल्प करता है किसी भी मूवमेंट को एक सर्टेन डायरेक्शन में करने के लिए। यानी आप लोगों को वो तो फैलोपियन ट्यूब का एग्जाम्पल पता ही होगा। फैलोपियन ट्यूब में ऐसे सीलियरी होते हैं, तो वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने जो वहाँ पे मूवमेंट्स हैं, वहाँ पे जो ओवम जो है, ओवम या फिर ऊटिड जो आप कहते हो, उसका उसके एक साइड में मूवमेंट के लिए वो हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो ऐसे बहुत सारे जो इंटरनल ऐसे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे लैरिंग्स जो आप कह सकते हो, तो वहाँ पे भी ऐसे सीलियरी मूवमेंट देखा जाता है। वहाँ पे अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या फिर डस्ट पार्टिकल घुस गए तो उसके मूवमेंट के कारण वो अल्टीमेटली बाहर निकल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हॉलो ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स में सीलिया मिलते हैं। तो सीलियरी मूवमेंट्स ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन व्हिच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, बेसिकली ये तो एक काइंड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम ही आप कह सकते हैं। ठीक है, स्क्वामस नहीं, बेसिकली वो आपका क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार एपिथेलियम आप कह सकते हैं। आई एम सॉरी, मैंने स्क्वामस बोल दिया, स्क्वामस बिल्कुल नहीं है, वो बेसिकली क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार एपिथेलियम जो होते हैं उनके ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं और वो ऐसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन ट्रेकिया, मैं जो कह रहा था कि यहाँ पे ट्रेकिया पे हेल्प्स अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलॉन्ग विद द एटमोस्फेरिक एयर। तो जब हम इनहेल करते हैं तो उस समय पे कोई बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल है वो जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेकिया पे ऐसे सीलिया होते हैं, तो उनके मूवमेंट के थ्रू हम उन जो फॉरेन पार्टिकल है उसको निकाल सकते हैं। हम उनको जनरली छींक के थ्रू निकाल देते हैं। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाई सीलियरी मूवमेंट। मैंने आपसे ऑलरेडी ये बोल दिया है। अच्छा, तो हमें एमीबॉइड मूवमेंट और सीलियरी मूवमेंट के बारे में पता चल चुका है। अब फाइनली क्या रहता है, फाइनली हमारे लिए रहता है जो मास्कुलर मूवमेंट। तो मास्कुलर मूवमेंट जनरली क्या होता है कि आप लोगों को पता होता है लाइक मूवमेंट्स ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग, मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग में बेसिकली जो भी मूवमेंट हम एक्सटर्नली देख पा रहे हैं, जैसे हमारे हैंड मूवमेंट हो रहा है, टंग मूवमेंट हो रहा है, बहुत सारे जो डिफरेंट जो मूवमेंट हम देख पा रहे हैं वो सारे बेसिकली किसके थ्रू होता है, मस्कुलर मूवमेंट ही होता है। मेनली आपका स्केलेटल मसल के थ्रू होता है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बीइंग and majority of multicellular organism. Okay, locomotion requires a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. ये important एक चीज़ है कि आपका जो लोकोमोशन है, यानी आप एक जगह से दूसरे जगह को जाना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो उसमें आपका पूरा जो मस्कुलर सिस्टम, आपका स्केलेटल सिस्टम, आपका न्यूरल सिस्टम, तीनों का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। क्योंकि न्यूरल सिस्टम आपको मेन कमांड देगा कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। आप तो ऐसा नहीं कि आप एक ख़राब जगह से और ख़राब जगह पे जाना चाहोगे, आप ख़राब से बेहतर जगह पे जाना चाहोगे, तो आपको वो न्यूरल सिस्टम आपको वो सिग्नल देगा कि हाँ इस जगह पे जाना, उस जगह पे नहीं जाना। आपका स्केलेटल सिस्टम, आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है, आप जो ये खड़े हो सकते हैं, आप ये बैठ सकते हैं, आप चल सकते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये स्केलेटल सिस्टम आपको देखता है। और फाइनली आपका ये मस्कुलर जो सिस्टम है मूव करने में आपको हेल्प करेगा। In this chapter, you will learn about the types of muscle,
देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये एक ओवरव्यू दे दिया कि आपको इस चैप्टर के थ्रू क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल हो सकते हैं उनके बारे में आप जानेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और उनके कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म के बारे में भी आप लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ चुके हैं हमारे मसल जो पार्ट है, मसल पार्ट में हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग जो मसल है, मसल के बारे में एक अच्छे से ओवरव्यू लेंगे कि कितने कितने टाइप ऑफ मसल हमारे बॉडी में, एटलीस्ट हम लोग स्पेसिफिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में ही जानेंगे। तो ह्यूमन बॉडी में कितने कितने टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं, कितने टाइप ऑफ मसल है वो जानेंगे। ठीक है, सो यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट द सीलिया एंड फ्लैजेला आर आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप वहाँ पे नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दे रहा है एनसीईआरटी कि सीलिया और फ्लैजेला जो है वो और क्या है, वो कुछ नहीं है, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है बेसिकली। अच्छा, फ्लैजेलर मूवमेंट्स हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। ये आपको पता है कि आपका जो स्पर्मेटोजोआ होता है, यानी आप बेसिकली जिसको आप सिंपली स्पर्म कहते हो, तो वो स्पर्म जो स्विम करता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो जाता है, तो उस स्विम करने में उसके लिए कौन हेल्प करता है, उसके टेल का जो पार्ट है उसमें तो फ्लैजेला होता है, तो वो फ्लैजेलर मूवमेंट होते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक एंड यूग्लिना। तो ये मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लाइक चैप्टर में भी मिल जाएंगे। तो आपका जो वाटर जो जिसको आप वाटर कैनाल सिस्टम कहते हो पोरीफेरा में लाइक स्पॉन्जेस, तो उसमें वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है, उस कैनाल सिस्टम में वाटर करंट को मेंटेन करने के लिए भी यही फ्लैजेलर मूवमेंट हेल्प करता है। और इसके अलावा आपका जो यूग्लिना लाइक प्रोटोजोन्स है उनके लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। तो आपको पता होगा कि यूग्लिना का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके बाद मसल इज ए स्पेशल टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ऑरिजिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ये सर्कल करके रखा है कि मसल इज स्पेशलाइज टिश्यू विच इज़ ऑफ मेसोडर्मल ऑरिजिन। यहाँ पे आप लोगों को क्या होता है कि नीट के लिए बहुत सारे ऐसे जगह पे पढ़ाया जाता है कि चलो ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन है, ये एंडोडर्मल ऑरिजिन है, ये मेसोडर्मल ऑरिजिन है, एकदम लिस्ट करके पढ़ाया जाता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि ऐसा बिल्कुल मत करो। जो जो चीज़ें एनसीईआरटी पे दिया हुआ है, लाइक ये दिया हुआ है कि मसल इज मेसोडर्मल ऑरिजिन, तो ये याद रखो। आपका जो हार्ट है, कार्डियक मसल है, वो भी आपका हार्ट टोटल ओवरऑल मेसोडर्मल ऑरिजिन है, वो आप याद रखो क्योंकि वो एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा नर्व कौन सा ओरिजिन का है, वो एनसीईआरटी पे दिया नहीं है, तो क्यों याद रखे, वो कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं इसको एज अ नॉलेज गेन कर रहा हूँ, एज ए नॉलेज फॉर्म ले रहा हूँ, मैं उसको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो फिर वेल एंड गुड है, आप पढ़ सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास टाइम की कॉन्स्टेंट है, ऐसे आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ों को एकदम अवॉइड कर दो। ठीक है, इसके बाद अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन इन एडल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई मसल। तो ओवरऑल जो ह्यूमन बॉडी है, आप लोगों को पता है कि हमारे जो बॉडी है, टोटल जो बॉडी वेट है, इस बॉडी वेट के अराउंड 60 to 65% वाटर होते हैं। और ओवरऑल जो बॉडी वेट है उसके 40 से 50% क्या होता है, एडल्ट में मसल होते हैं। तो मतलब वो जो मसल है, मसल में भी वाटर रहता है क्योंकि मसल में तो ब्लड सप्लाई रहता है और ब्लड में वाटर रहता है। तो अल्टीमेटली आप अगर टोटल बॉडी वेट के बारे में देखें तो वाटर के बाद सबसे ज़्यादा मास अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो मसल ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो ये आप लोगों को यहाँ पे जो जो क्राइटेरिया दिया है या फिर जो फीचर दिया हुआ है मसल सेल के, तो वो उनमें से कुछ कुछ आपका नर्व सेल में भी देखा जाता है। जैसे एक्साइटेबिलिटी, तो नर्व सेल एक्साइटेबल होते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जनरली नर्व सेल में ये नहीं दिखा जाता है। एक्सटेंसिबिलिटी थोड़े थोड़े नर्व सेल में दिखा जाता है। और इलास्टिसिटी कुछ कुछ केस में देखा जाता है, कुछ कुछ केस में देखा नहीं जाता। लेकिन एक्साइटेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है, ये मसल सेल और न्यूरल सेल यानी हमारा जो नर्व का सेल है उसके उन दोनों के लिए बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, मसल हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक देयर लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी। तो बेसिकली आपको 3 तरीके के मसल हमारे सिलेबस में पढ़ने होते हैं। पहला होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है विसरल मसल, तीसरा होता है कार्डियक मसल। तो यहाँ पे स्केलेटल मसल बहुत ही सिंपल होता है। स्केलेटल मसल बेसिकली आपका स्ट्राइएटेड होता है, उसमें स्ट्राइएशंस पाए जाते हैं। और स्ट्राइएशन किस लिए आते हैं वो हम थोड़े बाद यहाँ पे चैप्टर में लेटर ऑन जानेंगे कि उसमें ऐसे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स का कुछ ऐसे उसमें होता है, तो इसीलिए उसमें स्ट्राइएशंस आते हैं।
और इसके अलावा जो ये जो स्केलेटल मसल होते हैं ये जनरली हमारे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, आप लोगों को पता होता है, और ये वॉलंटरी होते हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम नहीं, हम आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम उसको ब्रेन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे ब्रेन अगर चाहे तो उसको रेस्ट में रख सकता है, उसको एक्साइट कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो बेसिकली वॉलंटरी होते हैं। तो आपको पता होता है ये स्केलेटल मसल जैसे आपका बाइसेप्स हो सकता है, आपका ट्राइसेप्स हो सकता है, डिफरेंट जो मसल आपको लेग में जो आपका बाइसेप्स फीमोरिस होते हैं, ऐसे जो डिफरेंट जो मसल्स हैं ये सारे आपका स्केलेटल मसल में आते हैं। अच्छा, विसरल मसल, विसेरा मतलब आपको पता होता है कि ये बॉडी के अंदर वाले, तो अंदर वाले मतलब क्या, हमारे जो इनर ऑर्गन्स होते हैं, इनर ऑर्गन्स में जो मसल पाए जाते हैं वो विसरल मसल होते हैं। और इनको आप सिंपली एक और भाषा में जानते हो कि इनको आप स्मूथ मसल कहते हो, क्योंकि स्केलेटल मसल जो होते हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन विसरल मसल जो होते हैं वो स्मूथ मसल होते हैं, और ये इनवॉलंटरी होते हैं, इनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। जैसे आपका जो जीआईटी है या फिर गट जो मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है, उसमें आपको एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पता होगा, डाइजेशन में मैंने बोला था कि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाता है, तो उसमें भी ऐसे मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो ये आपका विसरल मसल होता है। और फाइनली एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल जो कि है कार्डियक मसल। आप लोगों को ये नाम सुन के ही पता चल चुका होगा कि कार्डियक मसल मतलब वो कहाँ पे होगा, वो बेसिकली हमारे हार्ट पे होगा, और हार्ट के वॉल पे आप कह सकते हो, हार्ट के वॉल पे ये कार्डियक मसल होगा। और इस कार्डियक मसल का एक स्पेशलिटी है जो कि इन दोनों से, यानी आपका स्केलेटल और विसरल से अलग होता है, कि कार्डियक मसल क्या होता है, ये स्ट्राइएटेड होता है लेकिन फिर भी ये इनवॉलंटरी होता है। मतलब ये आप कह सकते हो कि दोनों का हाइब्रिड, मतलब अगर आप स्ट्राइएशन के बारे में सोचें तो इन दोनों के हाइब्रिड आप सोच सकते हैं कार्डियक मसल को। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि कार्डियक मसल जो है, मतलब आप समझ सकते हो कि कार्डियक मसल कितना स्ट्रॉन्ग मसल है, क्योंकि कार्डियक मसल जो होते हैं वो हम जब जन्म लेते हैं, हम जब पहली बार पृथ्वी में आते हैं तब से वो वर्क करना चालू करता है। और एवरेज जितना लाइफ स्पेन है, अगर हम सोचें कि एवरेज आप या फिर मैं अगर 70 साल जिएंगे, तो ये पूरा 70 साल ये फंक्शन करता रहता है, और सिमिलरली फंक्शन करता रहता है। मतलब इनिशियली जब इन्फेंट होता है, हाँ, तब हार्ट का जो पंपिंग का रेट है बहुत ज़्यादा होता है, फिर जब एडल्ट हो जाते हैं तो एक जगह पे फिक्स हो जाता है, फिर जब हम अपने जो बुढ़ापे के आसपास आते हैं तो थोड़ा घट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका एफिशिएंसी घट जाता है, ये कितना एफिशिएंट है, मतलब अगर आप 1 मिनट में 72 बार बीट कर रहा है तो वो अल्टीमेटली यही कार्डियक मसल के लिए कर रहा है। तो ये कार्डियक मसल मतलब कितना एफिशिएंट मसल है, इसको कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा काम करता रहा है और काम करता रहेगा। मतलब जितना दिन हम जिएंगे सिर्फ यही कार्डियक मसल काम कर रहा है, इसीलिए हम जी पा रहे हैं। अगर किसी भी समय ये लोग स्ट्राइक कर दे कि हम लोग आप काम नहीं करेंगे, अब हम लोग रेस्ट लेंगे, काम नहीं करेंगे, तो मतलब क्या, टाटा बाय बाय हो जाएगा, मतलब ख़त्म, टाटा गुड बाय, गया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब एनसीईआरटी पे आते हैं। स्केलेटल मसल दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ स्केलेटल कंपोनेंट, यानी हमारे बोन के साथ ये टच में होते हैं जनरली स्केलेटल मसल्स। दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल। तो मैंने आपसे कहा था ये स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स। They are primarily involved in locomotory action and changes in body posture, मतलब लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। Visceral muscles are located in the inner walls of hollow organs like the alimentary canal, reproductive tract, etc. They do not exhibit any striation and hence are smooth in appearance. That's why we call them smooth muscles or non-striated muscles. तो ये आप पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे ये समझा दिया है। Their activities are not under voluntary control of the nervous system, hence are known as involuntary muscle, and they assist, for example, the transport of food through the digestive tract or the transport of the gamete through genital tract. यानी जो भी आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स में कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है तो स्मूथ मसल के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आज हम लोग यहाँ पे ये जो लेक्चर है इसमें यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर जो है, ये इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद ही हम लोग उसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि लेक्चर उसके बाद लंबा हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को मन करे या फिर मुझे भी अगर मन करे तो मैं ज़रूर आगे भी बढ़ा दूँगा।
अच्छा, एज द नेम सजेस्ट द कार्डियक मसल्स आर मसल्स ऑफ हार्ट। तो ये आपको पता है कि ये मसल्स ऑफ हार्ट होता है, मैंने आपसे ऑलरेडी बोल दिया है। मेनी कार्डियक मसल्स सेल असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म ए कार्डियक मसल। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कार्डियक मसल जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ब्रांचिंग होते हैं। आप लोगों को पता होता है कि कार्डियक मसल में एक गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको आप जो इंटरकैलेटेड डिस्क आप कहते हो। आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा, एनसीईआरटी में ही ये लिखा हुआ है। जो इसमें ब्रांचिंग होने के कारण ओवरऑल क्या होता है, टोटल जो कार्डियक मसल, वो एक मसल तो एक सिंगल होता है, लेकिन ब्रांचिंग के कारण वो ओवरऑल एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल बेस्ड ऑन द अपीयरेंस द कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइएटेड। तो दे आर स्ट्राइएटेड, ये स्ट्राइएटेड होते हैं और इनवॉलंटरी होते हैं। एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली। ये चीज़ ध्यान रखना कि नर्वस सिस्टम जो होता है ये उनका एक्टिविटी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन इनडायरेक्टली कर पाता है। आपको याद आ रहा होगा कि हमारे जो 10th क्रेनियल जो नर्व है, वेगस नर्व, आप लोगों को नाम याद आएगा अब तक। तो वो जो वेगस नर्व है, अगर उस नर्व को हम काट देना तो हार्ट रेट थोड़ा कम हो जाता है। तो इसका मतलब हम उसको थोड़ा बहुत मॉडरेट कर पाते हैं, लेकिन हाँ, उसको डायरेक्टली उसमें हम इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं नर्व के फंक्शन को। ठीक है। उसके बाद हमें जो यहाँ पे स्केलेटल मसल जो है वो कैसा दिखता है वो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये काइंड ऑफ जो आपका अगर आप इंटरनेट वगैरह सर्फ करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स जिसे आप कहते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर भी कुछ ऐसे तरीके के होते हैं। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जिनको लेके एक ऐसे ब्रांच बनते हैं, और ऐसे ब्रांच वैसे ही बहुत सारे ब्रांच लेके एक और उनको एक कवरिंग दिया जाता है, और ऐसे ही मोटे मोटे बहुत सारे कवरिंग लेके अल्टीमेट एक और कवरिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही सिमिलर है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो फेसिकल है, और यहाँ पे फेसिकल के अंदर अंदर जो एकदम माइक्रोस्कोपिक मसल फाइबर या फिर मसल सेल आप कह सकते हो, वो सब होते हैं। तो उनका जो यहाँ पे सबसे आउटर जो कवरिंग होता है उसको आप एपिमाइसियम कह सकते हो, फेसिया कह सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया रखना है कि जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना ही आइडिया रखना है। इसमें हालांकि आप तो बहुत डिटेल में जा सकते हो कि आपका कौन सा एपिमाइसियम होता है, कौन सा एंडोमाइसियम हो सकता है, कौन सा पेरीमाइसियम हो सकता है, बहुत कुछ मतलब आप डिटेल में जा सकते हो, लेकिन उतना डिटेल में आपको जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है नीट लेवल के लिए। ठीक है। तो लेट अस एग्जामिन द skeletal muscle structure in detail. So each organized skeletal muscle in our body each organized skeletal muscle in our body is made of a number of muscle bundle or fascicles. तो मसल का जो बंडल होते हैं, तो बंडल आप लोगों को पता ही होगा कि छोटे छोटे ऐसे मसल फाइबर को लेके एक मसल बंडल बना। तो मसल बंडल को आप क्या कहते हैं, फेसिकल कहते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाई कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया। तो बहुत सारे ऐसे जो फेसिकल्स होते हैं, यानी मसल बंडल जो होते हैं, उन बंडल को लेके उनको एक कोलाजिनस कवरिंग के थ्रू आप उनको मतलब क्या करते हो, उनको आप कवर करते हो, उसको आप कहते हो क्या, फेसिया कहते हो। उसको आप क्या कहते हो, उसको आप फेसिया कहते हो। यानी ये जो आपका एपिमाइसियम है, यानी सबसे बाहर का जो कवरिंग है वो एपिमाइसियम है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है कि ये जो ऐसे जो गोल जो चीज़ें हैं ये आपका फेसिकल है। आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पे ऑलरेडी पॉइंटेड है कि ये फेसिकल है, दे आर द कवर ऑफ फेसिकल, और जो आपका मसल बंडल है। और यहाँ पे आपका जो एपिमाइसियम है, जो बाहर का कवर है, वो क्या है, वो कोलाजिनस टिश्यू है। ये मैंने यहाँ पे गोल करके रखा है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये कोलाजिनस है, ना कि ये किसी डिफरेंट चीज़ का मेडअप है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में कि ये जो फेसिकल होते हैं, मसल बंडल जो होते हैं, उनका जो कवरिंग होता है उनको आप फेसिया कहते हैं। और वो फेसिया किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जो कि कोलाजिनस होता है। ठीक है। अच्छा, ईच मसल बंडल मतलब आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये फेसिकल जो है, ये बड़े बड़े जो ऐसे फेसिकल है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ईच मसल बंडल कंटेन्स ए नंबर ऑफ मसल फाइबर। मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसे मसल फाइबर मिलते हैं, और मसल फाइबर मिल के अल्टीमेटली मसल बंडल और या फिर फेसिकल बनते हैं, और फेसिकल के कवरिंग को फेसिया कहते हैं। तो इसको आप कैसे मतलब छोटे से बड़े तक ऐसे ऑर्डर में लिखने के लिए भी कह सकता है, मतलब अब लिखने के लिए तो नहीं, वो कौन सा करेक्ट वाला ऑप्शन है ऐसे पूछ सकता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ऐसे
याद रखना है। और यहाँ पे मसल फाइबर का जो यहाँ पे अंदर का जो ये जो कवरिंग है इसको एंडोमाइसियम कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये उतना समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा हैंडराइटिंग भी बुरा है और मैंने यहाँ पे बांग्ला में लिखा है, तो जो लोग बांग्ला नहीं समझते उनको शायद समझ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये अंदर वाले जो चीज़ें होते हैं इनके जो मसल फाइबर यानी तो उनके जो कवरिंग होते हैं उनको आप क्या कहते हो, एंडोमाइसियम कहते हो। अगर आप याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वरना आप ग्लैडली इसको लीव कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, मसल फाइबर इज लाइंड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। तो ये याद रखना है कि जो यहाँ पे मसल सेल जो होते हैं, मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मल तो आप उसको क्या कहते हो, प्लाज्मा लेमा कहते हो, क्योंकि लेमा मतलब मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे मसल सेल हो रहा है इसीलिए उसको आप सार्कोलेमा कहते हो। और उसका जो साइटोप्लाज्म उसको क्या कहते हो, उसको आप कहते हो सार्कोप्लाज्म। वहाँ पे क्योंकि नॉर्मली साइटोप्लाज्म कहते हो, उसको सार्कोप्लाज्म कहते हो। मतलब सिंपली आप नॉर्मल सेल का जो साइटो जो जहाँ जहाँ है वहाँ पे आप सार्को लगा दो, सार्कोलेमा प्लाज्मा लेमा की जगह आपका साइटोप्लाज्म की जगह सार्कोप्लाज्म। अच्छा, मसल फाइबर इज सिनसाइटियम। तो सिनसाइटियम आप लोगों को पता होगा, सिनोसाइट और सिनसाइटियम जो होते हैं कि मल्टीसेलुलर नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो मसल फाइबर में भी ऐसा सिमिलर होता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में रहते हैं, इसीलिए ये इनको हम सिनसाइटियम कहते हैं। और यहाँ पे एक्टिन आपका लाइट बैंड होता है, मायोसिन आपका डार्क बैंड होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को पता होता है और आगे ये हम लोगों को मिल भी जाएगा क्योंकि ये मैंने पहले लिखा था, बहुत पहले लिखा था। ठीक है। तो इसके अलावा था एंडोप्लाज्म। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मसल सेल है यानी आपका जो जिसको आप मसल सेल कहते हो उसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉर्मल सेल में आप लोगों को पता होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो वो दो टाइप के होता है, आरईआर हो सकता है, एसीआर हो सकता है। जैसे कि वहाँ पे आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, एसीआर आपका लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ऐसे जो आपका मसल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको आप क्या कहोगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें मसल वाले मिल रहे हैं आप सार्को लगाते जाओ, उसमें आपका काम होता जाएगा। सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, आप यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन्स है। क्योंकि मसल जो है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपका कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को बाद में पता चलेगा, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप अभी बस ये ध्यान रखो कि आपका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका मसल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है। अच्छा, ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स। तो जो आपका मसल सेल है, नॉर्मल मसल सेल में बहुत सारे ऐसे मसल फाइबर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं जिनको आप क्या कहते हो, मायोफाइब्रिल आप कह सकते हो या फिर मायोफिलामेंट भी कह सकते हो। मायो मतलब आप समझ सकते हो, मायो मतलब मसल और फिलामेंट मतलब ऐसे फिलामेंट है, तो मायोफिलामेंट यानी मसल फिलामेंट ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं मायोफाइब्रिल्स। एंड ईच मायोफाइब्रिल्स हैज़ ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स ऑन इट। तो ऑलरेडी आ चुका है ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट, और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि लाइट बैंड जो है वो एक्टिन होगा और डार्क बैंड जो होगा वो मायोसिन होगा। एंड दिस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स दैट आर एक्टिन एंड मायोसिन। द लाइट बैंड contains actin and called I band or isotropic band, whereas the dark band is called anisotropic band and contains myosin। तो यहाँ पे एक्टिन मायोसिन के बारे में डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर पे जानेंगे क्योंकि ये लेक्चर अभी ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो फिलहाल के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच में, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच में यहाँ पहले जो चैप्टर का जो पहला ओवरव्यू दिया हुआ होता है जो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं उसको समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।